बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों प्रोग्राम्स हैं और इनको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा और आप खुद भी इसको बाद में परफॉर्म कीजिएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी स्टेटमेंट में पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर इसको करते हैं। प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कॉल टू फंक्शंस। दो फंक्शंस आपने कॉल करने हैं, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और ड्रॉ वर्टिकल। जाहिर सी बात है, जब कॉल करने हैं तो इन फंक्शंस को डिफाइन भी करना होगा। टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, आपने एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। आल्सो राइट फंक्शंस ड्रॉ हॉरिजॉन्टल टू ड्रॉ टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। आपने जो फंक्शन कॉल करना है, जो बनाना है, जो फंक्शन राइट करना है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल का, उसमें आपने दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी। और जो फंक्शन आपने बनाना है ड्रॉ वर्टिकल का, आगे उसने लिखा हुआ है एंड द फंक्शन ड्रॉ वर्टिकल टू ड्रॉ टू पैरेलल वर्टिकल लाइंस। इसके जरिए से आपने दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस बनानी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल लाइंस होती है। वर्टिकल लाइंस जो है उनकी हाइट कम होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो बड़ी होती है। इस तरह से आपने फंक्शन अपना बनाना है। दो फंक्शंस बनाकर आपने स्क्रीन के ऊपर आपने एक रेक्टेंगल शो करना है। और हम रेक्टेंगल जो है वो शो करेंगे एस्ट्रिक्स की मदद से, या जिस तरह से हमने पैटर्न शो किया था ना एस्ट्रिक्स की मदद से, इसी तरह से इसमें भी हम एक एस्ट्रिक्स के जरिए से ही रेक्टेंगल बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने अपने फंक्शन की प्रोटोटाइप बतानी है सबसे ऊपर। तो फंक्शन की प्रोटोटाइप को हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन चूंकि कुछ इनपुट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, इसी तरह से ना ही उसके अंदर कोई पैरामीटर्स हैं और ना ही उसकी कोई रिटर्न टाइप है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी वॉइड लिखेंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ वॉइड, और इसके आगे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी जगह पर भी वॉइड लिख देंगे। तो इस फंक्शन का नाम चेंज करना है यहाँ पर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, और एक हमने फंक्शन अभी बनाना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पर ड्रॉ वर्टिकल कर लेते। तो हॉरिजॉन्टल को चेंज करके मैंने यहाँ पर वर्टिकल करना है, ड्रॉ वर्टिकल। ये दो फंक्शंस अब मैंने बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हमने मेन फंक्शन में इनको कॉल करना है। अब कॉल कैसे करना है देखें। सबसे पहले तो हम ड्रॉ हॉरिजॉन्टल को कॉल करेंगे। हॉरिजॉन्टल, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल को हमने कॉल किया, और चूंकि आर्गुमेंट्स तो है नहीं इसलिए इसको खाली छोड़ दिया। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल को कॉल करेंगे। जब इसको कॉल कर लेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। उसके बाद हमने कॉल करना है ड्रॉ वर्टिकल को, और वर्टिकल को जब हम कॉल करेंगे तो उसके अंदर मैं जो वर्टिकल लाइंस हैं वो लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और ड्रॉ वर्टिकल। अब दोबारा से ड्रॉ हॉरिजॉन्टल को कॉल करूंगा ताकि जो नीचे वाली एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बन जाए हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। और ये हमने जो है ना फंक्शंस को कॉल किया। पहले ड्रॉ हॉरिजॉन्टल कॉल होगी तो एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लग जाएगी, फिर ड्रॉ वर्टिकल का फंक्शन कॉल होगा तो फिर ड्रॉ वर्टिकल का जो फंक्शन कॉल होगा तो इसके जरिए से हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है दोनों वो लग जाएंगी। फिर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल तो नीचे वाली एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बन जाएगी। इस तरह से एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब हम सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ ड्रॉ हॉरिजॉन्टल का फंक्शन। उसके लिए चूंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ वॉइड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, और ब्रैकेट के अंदर भी वॉइड लिख दिया मैंने, और यहाँ पर इसकी बॉडी मैंने बना दी। अब इसके अंदर मैंने करना क्या है इसको अब आपने ध्यान से समझना है, यही मेन चीज़ समझने वाली है। फिर आपको जो मेन फंक्शन में मैंने किया वो भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाना है, और फॉर लूप के जरिए से मैंने एस्ट्रिक्स को प्रिंट करना है एक ही लाइन के अंदर। ठीक, उसके लिए मैं डायरेक्टली फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ फॉर, और इसके अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 1। आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी 1 कर दी। कंडीशन में लगा रहा हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 17 एस्ट्रिक्स प्रिंट करके एक लाइन बन जाएगी, और आई में मैं कर दूंगा प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर की मैंने बॉडी बनाई, और इसके अंदर मैंने प्रिंट एफ में एस्ट्रिक्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक एस्ट्रिक लगाया तो 17 टाइम्स लूप चलाऊंगा तो 17 एस्ट्रिक्स एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ लूप से बाहर जब ये फंक्शन एंड होगा, यानी जब फंक्शन एंड होने लगेगा तो लास्ट पे आके बैकस्लैश एन लगा दूंगा, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए। तो इस तरह से हमने जो हॉरिजॉन्टल वाला फंक्शन है वो बना लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाना है वॉइड ड्रॉ
वर्टिकल, इसमें वर्टिकल लाइन हमें लगानी है। और वर्टिकल लाइंस कैसे लगानी है वो भी ज़रा समझ लें, इसकी कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, इसमें भी वॉइड लिखा। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने उसी तरह से लूप लगाना है फॉर int j is equals to 1। इसको मैंने चलाना है 5 टाइम्स, यानी 5 लाइंस में जो है वो इस तरह से एस्ट्रिक्स प्रिंट हो। किस तरह से प्रिंट हो वो भी मैं दिखाता हूँ। j is equals to 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी 5 टाइम्स चलेगा। और उसी तरह से j में हम प्लस प्लस कर देंगे। और इसकी भी बॉडी बनाई मैंने, और इसके अंदर अब मैंने क्या प्रिंट करना है ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। printf, और इसके अंदर मैंने एक एस्ट्रिक लगाया और 2 \t लगाए, 2 टैब की स्पेसेस आएंगी। उसके बाद फिर मैंने एस्ट्रिक एक लगा दिया, ठीक हो गया। लेकिन इसमें मैंने आगे \n भी लगाना है ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए हर बार। पर यहाँ पर मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अभी जब इसको मैं रन करूँगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब ये यहाँ पर हमारा लूप एंड हो गया, और यहाँ पर हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ड्रॉ वर्टिकल का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। नहीं, कोई एरर नहीं। तो ये देखें यहाँ पर एक हमारे पास ये एक ना स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो एस्ट्रिक्स प्रिंट किए। तो \n से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आया हुआ। तो ये है तो ये रेक्टेंगल, लेकिन इसको मजीद रेक्टेंगल की शेप देने के लिए हम यहाँ पर लूप जो है वो 3 टाइम्स कर देते हैं। तो 3 टाइम्स जो है वो इसको प्रिंट करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसकी शेप कैसी आती है। अब ये बिल्कुल प्योर रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है। पहले भी रेक्टेंगल था, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस था हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अंदर। तो ये 17 एस्ट्रिक्स प्रिंट हुआ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से काम किया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल का फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे आ गया ड्रॉ हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे आया तो ये लूप कितनी दफा चलना है 17 टाइम्स, और एस्ट्रिक्स प्रिंट होने एक ही लाइन में। तो 17 एस्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गए, ठीक है। अगर आप इनको गिन लें 17 एस्ट्रिक्स है। जब ये लूप एंड हुआ तो आगे \n लगा हुआ, \n से वो आ गया नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे आ गया। दोबारा वापस मेन फंक्शन में गया, क्योंकि ये फंक्शन तो खत्म हो गया, तो वापस मेन फंक्शन में जाना ही होता है। तो यहाँ पर आके एक वर्टिकल का फंक्शन कॉल हुआ, ड्रॉ वर्टिकल। ड्रॉ वर्टिकल के फंक्शन में आया तो यहाँ पर 3 दफा लूप चलना, और लूप में क्या है, एस्ट्रिक, 2 टैब की स्पेसेस और फिर एस्ट्रिक और फिर \n। तो पहला एस्ट्रिक यहाँ पर प्रिंट हुआ, फिर 2 टैब की स्पेसेस आ गई, और फिर यहाँ पे दूसरा एस्ट्रिक प्रिंट हुआ और \n से नेक्स्ट लाइन में चला गया। फिर लूप जब दूसरी दफा चला तो फिर इसी तरह से, फिर तीसरी दफा चला तो फिर इसी तरह से, और \n से नेक्स्ट लाइन पे आया। 3 दफा चलना था, ओके, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब दोबारा से मेन फंक्शन में गया तो दोबारा से मैंने एक हॉरिजॉन्टल का फंक्शन कॉल किया हुआ। अब ये जो हॉरिजॉन्टल का फंक्शन है ये दोबारा कॉल हुआ, तो यहाँ पर आके उसने फिर 17 टाइम्स एस्ट्रिक्स प्रिंट करने। अब चूंकि हमारा कर्सर यहाँ पर है तो 17 एस्ट्रिक्स यहाँ पर फिर से प्रिंट हो जाएंगे, और जिस तरह से ऊपर हुआ था यहाँ पे। और फिर ये प्रोग्राम जब यहाँ पे आया तो रिटर्न 0 करके उसने इसको एंड कर दिया। इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें शो कर रहा है एक रेक्टेंगल। आपने इसको मजीद बड़ा करना है या इसको मजीद बढ़ाना है या कम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको मैंने कोड दिखा दिया ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने परफॉर्म किया आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि हमने अप्लाई करना है, और फिर इसको समझेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, वो कहता है कि write a program that prompts the user for the Cartesian coordinates of 2 x, y and xy। यानी इसमें यूजर से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के 2 पॉइंट्स लेने, xy और xy, ठीक है। ऐसी बात है कि x एक्सिस का पॉइंट होता है, y एक्सिस का होता है, फिर 2 पॉइंट्स हमें पता चल जाते हैं। उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कहता है कि यहाँ पर जो पहला x और y है ना, ये x1 और y1 लिखा हुआ, इसका मतलब है ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो भी x और y एक्सिस का, लेकिन वो x2 और y2 लिखा हुआ, ठीक है। एंड डिस्प्ले द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करके बताना है कि जो उसने 2 पॉइंट्स बताए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के, उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। सो उसको कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला भी उसने दिया हुआ है। टू कंप्यूट द डिस्टेंस राइट अ फंक्शन नेम्ड डिस्टेंस। अच्छा, ऐसे ही नहीं आपने इसको कैलकुलेट करना डिस्टेंस को, उसके लिए आपके पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनेगा जिसका नाम होगा डिस्टेंस। आपने बनाना है ये फंक्शन खुद से बनाना है विद 4 इनपुट पैरामीटर्स, जिसके अंदर 4 इनपुट पैरामीटर्स होंगे। और जाहिर सी बात है 4 कैसे होंगे, x1 y1 फिर x2 और y2। द फंक्शन डिस्टेंस यूजेस द फॉलोइंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला उसने नीचे दिया हुआ, वो कहता है ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। कंप्यूट द डिस्टेंस एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द कॉलिंग फंक्शन।
आपने डिस्टेंस को कंप्यूट करना है यानी कैलकुलेट करना है, और फिर जो आपका फंक्शन है वो रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न करे? वो जो डिस्टेंस उसने कैलकुलेट किया हुआ। तो अब हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। एक हमें चाहिए यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको फिर बनाते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले तो हम अपना जो फंक्शन हमने बनाना है उसकी यहाँ पर प्रोटोटाइप लिखेंगे। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप हमने करनी है फ्लोट, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसके अंदर स्क्वायर रूट फाइंड किया जा रहा है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो फाइंड हमने करना है, जो फॉर्मूला लगा हुआ उसमें चांसेस हैं कि आंसर पॉइंट में आए, इसके हमने फ्लोट यहाँ पर लिखा। और फंक्शन का नाम उसने हमें बताया हुआ है, वही हमने रखना है डिस्टेंस के नाम से हमने फंक्शन बनाया। और चूंकि 4 इसके अंदर इनपुट पैरामीटर्स हैं तो चारों को हम फ्लोट कर लेते हैं। तो फ्लोट 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 और फ्लोट, तो 4 हमारे पास इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, इनपुट पैरामीटर्स हैं, और इसलिए यहाँ पर मैंने ये लगाया। अब चूंकि हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर यूज होना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक हेडर फाइल होती है math.h की। तो मैं यहाँ से एक और हेडर फाइल ऐड कर रहा हूँ बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और यहाँ पर मैं लिखूंगा math.h, क्योंकि मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने अंडर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो SQRT का फंक्शन मैंने इसमें यूज करना है इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, ये होगी हमारी प्रोटोटाइप। यहाँ पर ये मेरी प्रोटोटाइप है फंक्शन की, ये मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में क्या करना है वो देखते हैं। मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल सबसे पहले तो डिक्लेयर करने हैं, और चारों को हमने फ्लोट रखना है, फ्लोट। और इसमें जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से होंगे, x1 y1 और x2 और y2। तो x1 y1 x2 y2, ये हमने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब printf में मैसेज शो करेंगे एंटर फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। printf एंटर फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स एंटर करो, और वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, x1 और y1 के होंगे। x1 और y1, उसको कहा जी कि x1 और y1 की जो वैल्यूज हैं वो आपने एंटर करनी है। उसके बाद scanf में हम वैल्यू ले लेंगे उससे। scanf %f लगेगा ना, %f लगेगा, और 2 वेरिएबल्स में वैल्यूज लेनी है। एक ही scanf में तो 2 दफा %f लगाएंगे, और फिर कोमा के बाद हम x1 और y1 में वैल्यू गेट कर लेंगे। x1 और y1 इन दोनों में वैल्यूज गेट कर ली हमने। उसके बाद हमने सेकंड कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स गेट करने हैं, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह पर कर देता हूँ सेकंड, कि सेकंड कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स बताओ, और x1 y1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ x2 और y2। और यहाँ पर भी x2 और y2 करना है मैंने, क्योंकि अब ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर जो वैल्यू मैंने लेनी है वो x2 और y2 में लेनी है। इनपुट लेने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो लेता हूँ। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं d के नाम से, और यहाँ पर आगे अब मैंने d को किसके इक्वल रखना है, d इज इक्वल्स टू, आगे मैं अपना फंक्शन कॉल कर दूंगा डिस्टेंस, और इसमें जो हमने वैल्यूज या आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है वो किसकी करनी है, x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू पहले, फिर y1 की, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की 2 वैल्यूज, फिर 2 वैल्यूज जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की हमने वहां पे पास करनी है। उसके बाद printf में हम मैसेज शो कर देंगे जो आउटपुट है हमारी, और मैसेज का प्रिंट करना है हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज %f, क्योंकि हमने d की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करनी है, और यहाँ कोमा लगा के d का वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिख दिया। शुरू में बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि इजीली वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और जरा प्रोग्राम मजीद जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो विजिबल हो जाए। और लास्ट पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, ये हमारा बन गया मेन फंक्शन। अब हमने अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है डिस्टेंस के नाम से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिस्टेंस, इसका नाम कर लेते हैं, और वॉइड की जगह पर हम कर लेते हैं फ्लोट। और इसी तरह से यहाँ पर हमने पैरामीटर्स जो हैं वो रखने हैं, और पैरामीटर्स जो हैं वो उनके नेम सेम हो सकते हैं, आपको पता है। तो सेम नेम के पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये आपकी बुक का एमसीक्यू दी है। हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो वही वाले नाम रख रहा हूँ।
float x1 comma float y1 comma float x2 comma float y2। यहाँ पर मैंने इनको वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब नीचे फंक्शन की बॉडी है और फंक्शन की बॉडी में मैंने क्या करना है कि मैं 3 यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, उनको भी फ्लोट रख रहा हूँ। फ्लोट एक का नाम है रिजल्ट, एक है x और एक है y। ठीक है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर लिए। x को मैं वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। x2 में से x1 की वैल्यू माइनस करनी, फॉर्मूले में उसने बताया हुआ। आप देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर पहले x2 में से वैल्यू माइनस हो रही है x1 की और उसके बाद y2 में से वैल्यू माइनस हो रही है y1 की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ये कर लिया हमने। अब रिजल्ट के अंदर हमने क्या करना है, फाइनल आंसर स्टोर करना है और रिजल्ट की वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू हमने अब क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू हमने SQRT यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। SQRT, अब स्क्वायर रूट हमने किस चीज का फाइंड करना है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो हमारे पास, देखो फॉर्मूले में उसने लिखा हुआ है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे हम करेंगे, देखें ये जो है वैल्यू, इसका आंसर जो है x2 माइनस x1 का, वो हमने रखवा दिया x के अंदर, तो x का स्क्वायर कर लेंगे। और स्क्वायर कैसे हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्रैकेट उसी तरह से लगा रहा हूँ और x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह से आगे मैं करूंगा प्लस, इसमें प्लस करना है हमने और एक और ब्रैकेट यहाँ पर लगेगी, उसमें y का स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। तो y मल्टीप्लाई बाय y, ये कर लिया और होल का स्क्वायर रूट निकलेगा जो कि मैंने SQRT का फंक्शन लगाया हुआ है और अंदर जो है वो इनका मैंने स्क्वायर लेके इनको प्लस कर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने लगा दिया सेमीकोलन और फिर हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिजल्ट की वैल्यू जो रिजल्ट में हमने फाइनल आंसर स्टोर किया हुआ। ये करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, और देखते हैं कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं। ठीक है, एंटर फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x1 y1। तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स एंटर करता हूँ 25 और 30, ये 2 पॉइंट्स आ गए। 25 किस में स्टोर हो गया जाके x1 में और 30 किस में स्टोर हो गया y1 में। फिर जब मैंने एंटर किया वो कह रहा है एंटर सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, अब वो यहाँ पर आया हुआ है इस स्कैनफ पे। अब यहाँ पे x2 और y2 को वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 70, एंटर 100। तो 70 किसको मिल गया, x2 को, और 100 किसको मिल गया, y2 को। अब यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 83.216583, क्योंकि फ्लोट था तो फ्लोट में ही आंसर आया तो वो हमें दिखा। अब ये प्रोग्राम कैसे चला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, उसने इनपुट्स ले ली। जब यहाँ पे आया तो d को क्या वैल्यू देनी है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे फंक्शन कॉल हुआ x1 की वैल्यू इस x1 को मिल गई, y1 की वैल्यू इस y1 को मिल गई और इसी तरह से आगे रिस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए और ये आगे मैंने आपको समझा दिए जो हमने फॉर्मूला लगाया कि x2 में से x1 माइनस किया और वैल्यू x में रखवा दी, फिर y2 में से y1 माइनस किया, वैल्यू y में रखवा दी। फॉर्मूला में उसने दिया हुआ है, इसी तरह से हमें करना है। और रिजल्ट में क्या स्टोर करना है, इस होल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे इनका स्क्वायर निकालना है हमने, क्योंकि फॉर्मूला में ये था कि x2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू मैंने रखवा दी है इस y के अंदर, इसी तरह से x2 माइनस x1 की वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी है x के अंदर, तो उनका हमने स्क्वायर ले लिया आसानी के लिए और दरमियान में प्लस का साइन लगाया फॉर्मूला के मुताबिक और फिर होल का स्क्वायर रूट फाइंड किया, जिसकी डेफिनेशन मैथ रूट एच में पड़ी होती है। SQRT एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्वायर रूट फाइंड करता है और जिसकी डेफिनेशन मैथ रूट एच हेडर फाइल में होती है, इसलिए ऊपर मैथ रूट एच हेडर फाइल मैंने प्लेस की थी और फिर रिटर्न कर दी रिजल्ट की वैल्यू, क्योंकि रिटर्न टाइप इसलिए मैंने फ्लोट लिखी हुई है। उसके बाद जब यहाँ पर आंसर रिटर्न हुआ तो डी में स्टोर हो गया, तो मैसेज प्रिंट हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इस, आगे जो डी की वैल्यू थी वो प्रिंट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया और इसको हमने एग्जीक्यूट किया और इसकी आउटपुट भी देखी। इसके अंदर हमने कौन सा लॉजिक यूज़ किया वो भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।